Hello everyone, let us continue with the Indian economy from 1950 till 1990. Okay, now let me start with the changes in agriculture sector. In that, let us talk about land reforms. Okay, now to begin this, let us understand what has to be reformed. Okay, when the Britishers were in India, they introduced the Zamindari system. Who were these Zamindars? These Zamindars were the persons who had acres of lands in their hand, many acres of land in their hand, and the Indian citizens, those who were poor, were working under them. These workers earned, these workers cultivated, and these workers gave the production to these Zamindars, and the Zamindars gave the taxes to the government, the British government. And this way, these Zamindars were the owners of various, very big, large acres of land. They were the owners of massive areas of land, and these land holding was to be divided, was to be distributed, and that is all about the land reforms. Okay, now जब इंडिया स्वतंत्र हुआ, हमारे देश को आज़ादी मिली, तब भी ये लोग बड़े बड़े ज़मीन के ओनर्स थे. ओके, और इसको हमारे देश की गवर्नमेंट बदलने वाली थी, चेंज लाने वाली थी, और इसीलिए हमारे देश की गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराया. ओके, इसमें जितने भी बड़े लैंड ओनर्स थे, मैसिव एकर्स ऑफ लैंड के ओनर्स थे, उस लैंड को पब्लिक के लिए जो वर्कर्स थे वहाँ पर, हमारे इंडिया के लोग काम कर रहे थे, टिलर्स थे, उनके नाम पे किया गया, या उनके लिए ये छोटी छोटी ज़मीन बांट दिया गया. नाउ ये जो काम करने वाले थे, ये अब उस ज़मीन के मालिक बन गए. ऑलराइट, और इस तरह से लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्टेट्स में. कई जगहों में ये लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल रहा, कई जगहों में ये लैंड रिफॉर्म अनसक्सेसफुल रहा. फिर भी इस लैंड रिफॉर्म का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है, बहुत ही बड़ा रोल है हमारे इंडियन इकोनॉमी में. ऑलराइट, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इट विद दिस पॉइंट. नंबर 1, अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज. जब हमने कहा लैंड रिफॉर्म्स, तो अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, ये इंटरमीडियरीज क्या है? इंटरमीडियरीज का मतलब होता है गवर्नमेंट और कॉमन इंसान के बीच में जो माध्यम था, इंटरमीडिएट का काम करता था, उसको हटाना. ओके, नाउ माध्यम बनना इज नोन एज इंटरमीडियरी. ऑलराइट, नाउ इसमें इंटरमीडियरी हटा कैसे? जमींदार जो था वो लैंड का ओनर था. ओके, एंड उस पे काम करने वाले लोग थे. ओके, जो काम करता था वो दिन और रात मेहनत करता था, और जो प्रोडक्शन होता था उसको जमींदार के लिए देता था, और जमींदार उसको गवर्नमेंट के लिए देता था. इस सिस्टम को हटाया गया. अब कोई जमींदार नहीं, यू आर द ओनर ऑफ द लैंड, ऐसा बोल करके, ऐसा स्टेटमेंट करके, लीगली फॉर्मलाइज करके, जितने भी भूमि के टुकड़े थे, जितने भी लैंड के टुकड़े थे, उनको वहाँ काम करने वालों के नाम कर दिया गया. और इससे क्या हुआ? इससे खुद ओनर बन करके लोग काम करने लगे और प्रोडक्शन ज़्यादा आने लगा. ओके, तो ये जो मिडल मैन का काम था, इंटरमीडियरीज का काम था, उसको ख़त्म करके अब जो टैक्स देने वाले जो लोग थे वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते थे. ओके, ये नहीं कि पहले वो लोग ज़मींदार को देंगे, फिर वो ज़मींदार गवर्नमेंट को देगा. ये सिस्टम ख़त्म कर दिया गया लैंड रिफॉर्म्स में. ओके, नाउ ये जो टैक्सिंग सिस्टम है वो अब कॉमन इंसान जो लैंड में काम कर रहा है
और फिर वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को देगा। ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द सेकेंड पॉइंट, रेगुलेशन ऑफ रेंट। अब हमारे देश के जितने भी लैंड होल्डर्स थे उनको रेंट तो देना था, टैक्स तो देना था, करेक्ट। नाउ जब ब्रिटेन यहाँ पर शासन कर रहा था उस समय लोग जो कमाई कर रहे थे उसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट को दे देते थे। लेकिन हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो इन्होंने एक नया पॉलिसी अपनाया जिसमें लैंड रेंट फिक्स किया गया। ओके, एंड लैंड रेंट किस तरह से फिक्स किया गया, जो कल्टीवेशन होता है उस प्रोडक्शन का प्राइस का केवल और केवल 25% ही उनको देना है। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए एज टैक्स, बाकी अपने जीवन के यापन के लिए प्रयोग करना है। ऑलराइट, इस तरह से स्वतंत्रता के बाद लैंड रिफॉर्म में हमारे देश के लोगों ने टैक्स को फिक्स कर दिया गया, टैक्स को फिक्स कर दिए और एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टैक्स देने का पॉलिसी बनाया। दैट इज अबॉलिशन ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ हाई रेट ऑफ रेंट और हाई लेवल ऑफ टैक्स। Okay, now we have this regulation of rent, that means the rent was fixed. Alright, चलिए आगे देखते हैं लैंड सीलिंग, और इसी में लैंड सीलिंग का प्रावधान भी रखा गया। इट मीन्स कोई भी व्यक्ति बहुत बड़े एकर्स ऑफ लैंड का ओनर अकेला नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट इस पॉलिसी से बाहर आई कि लैंड को डिवाइड कर दिया जाए और जो टिलर है उसके लिए दिया जाए और लिमिटेड अमाउंट में ये लैंड्स उनके लिए बांट दिए गए। ओके, एंड दैट इज नोन एज लैंड सीलिंग। देयर इज नो रूल दैट टेल्स दैट वन पर्सन हैज टू होल्ड अ बिग पार्ट ऑफ लैंड और वन पर्सन विल होल्ड ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड। गवर्नमेंट मेड श्योर कि एवरीवन इज इक्वल एंड देयरफॉर इट डिड नॉट अलाउ एनीवन to be the owner of massive acres of land। बहुत बड़े एरिया का ओनर, बहुत बड़े लैंड का ओनर कोई भी नहीं बना। ठीक है, तो गवर्नमेंट का ये कहना था कि हम सभी इक्वली ग्रो करेंगे, हम सभी इक्वली डेवलप करेंगे, यहाँ कोई एकदम अमीर ना हो जाए, यहाँ कोई एकदम गरीब ना हो जाए। इसलिए लैंड सीलिंग किया गया कि किसी को बहुत ज़्यादा पीस ऑफ लैंड ना मिले, सबको इक्वल मिले और उसी को मिले जो उस जगह में काम करता है, ओनर ऑफ द लैंड होना चाहिए। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड पॉइंट, पॉइंट बी, ग्रीन रेवोल्यूशन। ये जो रेफॉर्मेशन पीरियड था हमारे स्वतंत्रता के बाद, हम एग्रीकल्चर में कुछ चेंजेस लाए थे। उनमें से एक महत्वपूर्ण, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लान वाज ग्रीन रेवोल्यूशन। वन ऑफ द बेस्ट adopted policy which helped Indian economy was Green Revolution. Green Revolution started in 1960s in India. Basically, we point out that 1967 to 1968 हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन इसी समय स्टार्ट हुआ, 1967 और 1968 के बीच में। ऑलराइट, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? ग्रीन, व्हाट इज ग्रीन? यस, हरा भरा, यस करेक्ट। रेवोल्यूशन, व्हाट इज रेवोल्यूशन? क्रांति। ओके, ग्रीन में लड़ाई, क्रांति, क्या हम ये कहना चाह रहे हैं? यस, ओके, चलो। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक तरह से क्रांति। किस क्षेत्र में क्रांति? हमारे कल्टीवेशन, क्रॉप कल्टीवेशन के क्षेत्र में क्रांति। वी वर रेवोल्यूशनरीज इन द क्रॉप प्रोडक्शन। और ये क्रॉप प्रोडक्शन, ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या फिर? ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है हमारे अनाज का हाई लेवल का प्रोडक्शन करना। ऑलराइट, किस तरह से हाई लेवल का प्रोडक्शन होगा? किस तरह से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा? किस तरह से मोर प्रोडक्शन होगा? एनीवन, आपको कुछ पता है? क्या हमारे देश
में पानी नहीं है क्रॉप को देने के लिए, प्रोडक्शन होगा? प्रोडक्शन होगा ज़्यादा? चलो जो उपज है, धान की खेती है, उसमें हम खाद ही नहीं दिए, उपज होगा? खाद दिए तो थोड़ा थोड़ा खाद दिए, उपज होगा? थोड़ा थोड़ा दिए भी तो जो खाद की क्वालिटी है वो नहीं है, तो उपज होगा? बहुत बड़े एरिया में हमको हल चलाना है, हमारे पास बैल है, केवल एक जोड़ी है एक आदमी के पास, क्या वो चला पाएगा? सही टाइम पे वो बीज बो पाएगा? नहीं। तो ये सभी चीज़ें हमारे देश में नहीं थी, हाई टेक्नोलॉजी नहीं था, और इन्हीं सब चीज़ों को मॉडर्न तरीके से जो इंट्रोडक्शन दिया गया, इन्हीं सब चीज़ों को मॉडर्न तरीके से बताया गया, लाया गया हमारे देश की एग्रीकल्चर में, और वही है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई वैरायटी ऑफ सीड्स का प्रयोग किया गया, जो बीज बोते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेट करे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ्रूट्स दे, ऐसे चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया हमारे देश के एग्रीकल्चर में। दूसरा, लोग इरिगेशन फैसिलिटी लाए, पंप्स लेके आए, डैम्स बनाए, नहर बनाए, और यहाँ धान का क्रॉप में जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो दिया गया, तब जा कर के हमारा प्रोडक्शन बढ़ा। फर्टिलाइज़र्स, खाद, यूरिया और भी बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स आज अब अवेलेबल हैं मॉडर्न तरीके से बनाए हुए, उन सभी को हम लोगों ने यूज़ किया। टेक्नोलॉजी में ट्रैक्टर्स थे जिससे हल चलाया गया, फिर पेस्टिसाइड, कीड़े लग जाने से क्रॉप में कीड़े लग गए तो उसमें दवाई देना, ये सभी चीज़ों का आविष्कार किया गया, इन सभी चीज़ों को लाया गया, और इन सभी के न्यू सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन को ही हमने ग्रीन रेवोल्यूशन कहा। और ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारे देश की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गई। ओके, हमारे देश की जीडीपी बढ़ गई, इससे हमको सेल्फ रिलायंस बनने में हेल्प मिला। ओके, इससे हमारे देश के लोग जो भूखे थे वो लोग अब थोड़ा भोजन प्राप्त कर सकते थे, उनको अब हम थोड़ा खाना दे सकते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, नाउ दिस ग्रीन रेवोल्यूशन had many positive points and many negative points also, but the important thing is to be noted that what is green revolution. So I have already discussed with you, green revolution is that the Indian government brought the system in the agriculture sector that gave a massive production by using new technologies, using high variety of seeds, using fertilizers for the crops, using new ways of irrigation and so on. Okay, now